Good morning, everyone. I am Ranjana Nain, Assistant Professor at SPS College of Law, Rohtak. Today, we will discuss about the concept conditions of valid marriage under Hindu Marriage Act 1955. तो इसके साथ ही अपार्ट फ्रॉम हिंदू मैरिज एक्ट हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रेफरेंस लेके द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट। इसके जो मेन सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के दो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 5, सेक्शन 7, 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है जो सेरेमनीज होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड मैरिज, एंड सेक्शन 5 जो है वो डिस्कस करता है अबाउट द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। तो जो राइट टू मैरिज है, राइट टू मैरिज कई जो कंडीशंस है वो डिस्कस करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब जो पार्टीज होती हैं जिनकी मैरिज होती है आफ्टर मैरिज उनके कुछ राइट्स अराइज होते हैं। जैसे वाइफ है तो जो वाइफ है उसके आफ्टर अ वैलिड मैरिज उसके कुछ राइट्स हैं लाइक राइट टू मेंटेनेंस, और जो हस्बैंड है एंड फादर इन लॉ है उनकी प्रॉपर्टी में कुछ राइट्स भी उनके होते हैं। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है मैरिज का ये इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली जो चिल्ड्रन है मैरिड जो वैलिड मैरिज है उसके जो बच्चे होते हैं उनके क्या क्या राइट होंगे। तो क्योंकि जो मैरिजेस कंप्लीट नहीं होती है, जो वॉइड होती हैं या वॉइडेबल होती हैं, उसमें जो वाइफ के और बच्चों के जो राइट्स है वो हैम्पर होते हैं। तो इसलिए जो कंडीशंस हैं वैलिड मैरिज की वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो डिफरेंट कंडीशन जो हमें अलग अलग कंडीशन है जो चाहिए इसके लिए। तो ये जो वैलिड मैरिज है, ये वैलिड मैरिज की जो कंडीशन है इससे क्या होगा, जो वाइफ है उनका स्टेटस एंड उनकी सिक्योरिटी जो है, वाइफ की सिक्योरिटी और स्टेटस के लिए दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो सभी पर्सनल लॉ है, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, तो ये सब जो है कंडीशंस दी गई हैं हर एक्ट में पर्सनल लॉ में फॉर अ वैलिड मैरिज। जैसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सब पे अप्लाई होता है, उसमें किसी रिलीजन की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज पे ही अप्लाई होता है। जैसे दो हिंदू ही मेल और फीमेल बोथ शुड बी हिंदू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और या फिर कन्वर्ट, लाइक कोई मुस्लिम था शादी के टाइम पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, शादी से पहले कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदुइज्म में और उसके बाद दे मैरी, तो यहाँ पे भी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अप्लाई होगा। और सेकेंडली एक जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें क्या है कि जो मैरिज है अगर वो यहाँ फॉरेन में जाके कोई मैरिज करता है और उस केस में हिंदू जो सेरेमनीज हैं वो उसी कंट्री की, जैसे इटली में अगर शादी हुई है या फिर जापान में शादी हुई है और जापान के जो कस्टम्स हैं और राइट्स हैं उसके हिसाब से अगर मैरिज की जाती है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा और वो हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे फॉरेन में जाके शादी की जाती है बट जो कस्टम्स और राइट्स जो परफॉर्म किए जाते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, या जो भी पार्टी है उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो शादी परफॉर्म की जाती है, दैट विल बी अ वैलिड मैरिज। उसके बाद जो है स्पेशल मैरिज एक्ट आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में बिटवीन टू हिंदूज नहीं, हिंदू मुस्लिम को अगर डिफरेंट रिलीजन के मेल और फीमेल हैं अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी पड़ेगी। हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होने के लिए हिंदू दोनों जो पार्टीज है वो हिंदू होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि बताता है सेरेमनीज ऑफ मैरिज के बारे में, जिसमें कि जो शादी है उसकी जो सेरेमनीज हैं वो इधर पार्टी या तो हस्बैंड की जो वहाँ फैमिली में जो जिस कस्टम से शादी होती है उसके हिसाब से होनी चाहिए, या फिर जो गर्ल है उसके फैमिली में जो कस्टम्स हैं उसके हिसाब से शादी होनी चाहिए। तो दोनों के इधर पार्टीज के जो कस्टम्स है वो फॉलो हो सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सेरेमनी का होना जरूरी नहीं है। जैसे हिंदू में 7 फेरे होते हैं, सप्तापदी उसको बोलते हैं, उसके हिसाब से 7 जो 7 फेरे हैं अगर वो नहीं भी होते हैं तब भी अगर उनके कस्टम अलाउ करते हैं और उसके हिसाब से जो है पार्टी शादी करती हैं, या फिर कन्यादान की सेरेमनी नहीं हुई है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेरेमनीज कंप्लीट नहीं हुई और शादी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वैलिड मैरिज के लिए सेरेमनी से कंप्लीट होना जरूरी है। और अगर कोर्ट को लगता है दैट कि
कुछ सेरेमनीज परफॉर्म की गई हैं, ये जो यूजुअली शादी के टाइम पे परफॉर्म की जाती हैं, तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो सारी सेरेमनीज है वो कंप्लीट है। कोई पर्टिकुलर की हर सेरेमनी जो कि मैरिज पे होनी चाहिए उसको जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं है फॉर प्रूविंग अ वैलिड मैरिज। तो सेरेमनीज अगर कंप्लीट नहीं हुई हैं, अगर जो सेरेमनीज मैरिज के टाइम पे होती है, तो उस केस में ये जो मैरिज होगी वो दैट विल बी अ केस ऑफ नो मैरिज, उसको हम शादी नहीं मानेंगे और कोई भी राइट्स और ओब्लिगेशन उस जो शादी है उससे अराइज नहीं होंगी अगर सेरेमनीज नहीं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेरेमनीज इन द हिंदू मैरिज एक्ट। एंड सेकेंडली जो मैरिज के टाइम पे उसके बाद जब हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि जो राइट है मैरिज का, अगर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें तो दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू मैरिज जो है वो आर्टिकल 21 से आता है। एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू मैरी एंड ऑल्सो राइट टू चूज हिज और हर ओन पार्टनर। उनको पार्टनर चूज करने का भी राइट है और मैरिज करने का भी राइट है। जैसे कि बट दिस राइट, एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेदर दिस राइट इज एब्सोल्यूट। तो ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक 2000 में एक केस हुआ था जिसमें कि एक सर्जन था इन नागालैंड, उसने अपना ब्लड डोनेट किया यहाँ बेंगलोर में एक पेशेंट को, और उसके जो ब्लड था, जो ब्लड सैंपल लेने के बाद ये पता चलता है कि जो वो पर्सन था उसका जो ब्लड था वो HIV पॉजिटिव था। उन्होंने ये डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद वो जो डॉक्टर था जिसने ब्लड डोनेट किया था, ही प्रपोजेज अ गर्ल फॉर मैरिज। और उसके बाद जब उसका पता चलता है गर्ल की फैमिली को दैट ही इज HIV पॉजिटिव, तो वो शादी को तोड़ देते हैं, कोल्ड ऑफ कर लेते हैं शादी को। एंड वो जो पर्सन है वो क्या करता है, एक्शन लेता है, एंगेज द हॉस्पिटल, कोर्ट में जाता है और बोलता है कि उन्होंने उसके राइट टू प्राइवेसी को हॉस्पिटल ने क्या किया, वायलेट किया है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसके जो ब्लड सैंपल थे उसके रिपोर्ट को सीक्रेट रखने की, कॉन्फिडेंशियल रखने की, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट राइट है और उसकी प्राइवेसी जो है वहां पे वायलेट हुई है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो स्पाउसेस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज। अगर एक पर्सन शादी में ही इज HIV पॉजिटिव और उसकी वजह से दूसरे स्पाउस को कोई भी हार्म कोज होता है, तो उस केस में जो हम इस राइट को एब्सोल्यूट नहीं मानते और यहाँ पे उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो राइट टू मैरिज इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये 2000 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके इसके साथ ही एक और जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और शक्ति वाहिनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंटरकास्ट रिलीजन, जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनको बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए प्रमोट होनी चाहिए। एंड जब अगर फैमिली, अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की है और जो गर्ल और बॉय हैं अगर वो फुल एज के हैं, दे आर मेजर 18 ईयर और 21 ईयर्स, अगर वो मेजर हैं, तो उस केस में उनको थ्रेट नहीं किया जा सकता और उनको फोर्स नहीं किया जा सकता और ना ही उनको अलग किया जा सकता है। उनके पास राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है टू चूज देयर ओन पार्टनर। तो यहाँ पे इंटर कोर्ट ने बोला कि इंटर जो कास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं वो प्रमोट होनी चाहिए और ये पब्लिक जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं या पुलिस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे कपल्स को फैमिली की हरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने की। तो अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज पे। ये तो थी सेरेमनीज ऑफ मैरिज, वेदर इट इज अ फंडा जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरिज जो है ये आता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में। तो क्या ये एब्सोल्यूट है या नहीं है, या इस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो ये हमने सेरेमनीज ऑफ मैरिज को डिस्कस किया। एंड वन मोर थिंग कि मेयरली अगर बिना परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज के स्पाउसेस दे आर लिविंग टुगेदर, उस केस में अगर वो साथ में रह रहे हैं तो ये एक वैलिड मैरिज नहीं होगी। एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न, तो उसको हम वैलिड मैरिज नहीं बोल सकते। लेकिन
अगर कहीं पे वाइफ का मेंटेनेंस राइट जो है वो मेंटेनेंस राइट इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें इसमें जो है जो वर्डिंग यूज की गई है वो ये है कि अगर एक बॉय और गर्ल दे आर लिविंग इन द रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इस केस में अगर उन्होंने सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की है, उन्होंने शादी नहीं भी की है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप किस चीज कैसा है, दैट इन द नेचर ऑफ मैरिज दे आर लिविंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस केस में उनकी जो मैरिज है उनको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा इवन दो मैरिज सेरेमनीज जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं की गई है। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन निकाली थी ये सिर्फ वाइफ के मेंटेनेंस राइट्स को और बच्चों के जो फेवर में बच्चों के राइट्स को देखते हुए ही ये इंटरप्रिटेशन निकाली गई थी। अदरवाइज एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न तो कंडीशंस तो जो सेरेमनीज है वो तो फुलफिल होनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे कि मेंटेनेंस है, वाइफ जो है उसके मेंटेनेंस के राइट जो कंसर्न है अगर वहां पे, तो वहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन दे दी जाती है। और अगर लॉन्ग कोहैबिटेशन है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और सोसाइटी को भी वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस केस में प्रजम्पशन ले ली जाएगी कि उनके बीच में जो है वैलिड जो मैरिज है वो परफॉर्म हो चुकी है। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट केस है दैट इज वीरेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेस चिन्मया और इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा। ये जो दोनों केसेस थे ये लिव इन रिलेशनशिप पे थे, जिसमें कि ये बोला गया था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप की वाइफ को भी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए अगर उन्होंने सेरेमनीज कंप्लीट नहीं की है, उनके बीच में शादी नहीं हुई है, बट दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर, काफी लंबे समय से वो साथ में रह रहे हैं एंड उनका रिलेशनशिप भी हस्बैंड एंड वाइफ की तरह है और सोसाइटी को भी वो ऐसे ही शो करते हैं कि जैसे वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो उस केस में कोर्ट ने बोला था कि यस द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस राइट्स। अब सेक्शन 5 में भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी सेक्शन 5 की, तो जो मैरिज है दैट विल बी इधर वॉइड और वॉइडेबल। तो वॉइड मैरिज होगी या वॉइडेबल। वॉइड मैरिजेस क्या होती है, वॉइड मैरिजेस जो है दैट इज वॉइड एब इनिशियो, उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है एंड वो ऐसे मानी जाएंगी जैसे कि कभी कोई मैरिज हुई ही नहीं है। जो वॉइड मैरिजेस हो, जैसे कि अगर बाइगैमी हुई है, किसी ने ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज दूसरी शादी कर ली है, तो इस केस में जो दूसरी शादी है वो वॉइड होगी, उसे कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। और सेकंड होती है वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइडेबल मैरिजेस वैलिड होती हैं अनलेस अवॉइडेड, अगर तो पार्टी ने उनको अवॉइड कर दिया है, डिक्री ऑफ एनलमेंट ले ली है कोर्ट से, तो वो वॉइडेबल होंगी। अगर नहीं ली है तो वो वैलिड मानी जाएंगी। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी मैरिजेस वॉइडेबल है और कौन सी मैरिज वॉइड है। तो सेक्शन 5 का क्लोज 1 कहता है कि जो अगर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज हस्बैंड और वाइफ हैं, उनकी शादी दोनों की हो रखी है आपस में, उसके बाद हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है किसी और के साथ, तो इस केस में ये बाइगैमी का ऑफेंस होगा, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सिर्फ एक ही मैरिज अलाउ करता है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। लेकिन अगर जो मुस्लिम लॉ है उसमें जैसे मेल्स को 4 मैरिजेस अलाउड हैं, तो वहां पे 4 मैरिजेस जब हो जाती हैं तो वो बाइगैमी नहीं माना जाता। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में जो है हिंदूज में सिर्फ एक ही मैरिज अलाउड है। एंड इवन इफ वन ऑफ द पार्टी लाइक हस्बैंड जो है, अगर उसकी वाइफ कंसेंट भी दे देती है कि मैं रेडी हूं कि आप दूसरी शादी कर लो, उस केस में भी ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बाइगैमी जो है ऑफेंस है और कंसेंट जो है प्रोविजंस ऑफ लॉ उनको डिफीट नहीं कर सकता। तो कंसेंट भी जो है राइट कन्फर नहीं करता हस्बैंड पे कि वो दूसरी शादी करे। तो बाइगैमी में जो है एक ऑफेंस है और इसकी जो शादी होगी अगर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, अगर सेकंड मैरिज होती है तो वो उसको वॉइड माना जाएगा और उसके लिए कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर डिक्री ऑफ नलिटी ले सकती है अंडर सेक्शन 11। एंड जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें कि जो मैरिज है वो वॉइड होगी, वो कंडीशन है अगर कि स्पिंडा रिलेशनशिप में और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज की जाती है। तो स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होते हैं, स्पिंडा रिलेशनशिप होते हैं कि जो फादर की साइड से 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते असेंडेंट्स में, और ना ही मदर की साइड से
मदर की साइड में 3 जनरेशन तक शादी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ब्रदर और सिस्टर, नेफ्यू एंड अंकल एंड नीस, ठीक है, फादर्स ब्रदर्स वाइफ ब्रदर्स वाइफ। तो इन रिलेशंस के साथ मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। अगर इन स्पिंडास में और प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर मैरिज होती है तो उस केस में जो मैरिज है वो वॉइड होगी एंड डिग्री ऑफ नलिटी सेक्शन 11 में ली जाएगी। तो इन 3 केसेस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ये 3 कंडीशन है, अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो सेक्शन 11 में जो है ये डिग्री ऑफ नलिटी ली जाएगी। और ये जो शादियां होती हैं ये तीनों बाइगैमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पिंडा, इनको वॉइड माना जाएगा। वॉइड एबिनेशियो मतलब शुरू से ही इनको वॉइड माना जाएगा, कोई भी राइट अराइज नहीं होगा ऐसी मैरिजेस से। अब आती है वर्डेबल मैरिजेस। सेक्शन 5 का जो क्लोज 2 है वो कहता है कि इफ द पार्टी इज इनकैपेबल टू गिव द कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर जो पार्टी है वन ऑफ द पार्टी टू द मैरिज इज अनसाउंड एंड दे आर अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो उस केस में जो मैरिज है दैट विल बी वॉइडेबल। और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे, जो एनलमेंट ऑफ डिग्री लेकर अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 12 में जो है हिंदू मैरिज एक्ट के, उसको अवॉइड किया जा सकता है डिग्री ऑफ नलिटी लेकर। लेकिन यहाँ पे जो शादी है जब तक ये अवॉइड नहीं की जाती, अगर डिग्री ऑफ नलिटी नहीं ली जाती तो उसको वैलिड माना जाएगा और सेम राइट्स और ऑब्लिगेशन अराइज होंगी जैसे कि एक वैलिडली परफॉर्म मैरिज में होती हैं। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में क्या होता है, अगर एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड है, क्योंकि कंसेंट जो है मैरिज में दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर कंसेंट के या तो पार्टीज का कंसेंट, हस्बैंड और वाइफ जिनकी शादी हुई है उनका कंसेंट होना चाहिए, और या फिर उनके जो गार्डियन है उनका कंसेंट होता है। तो अगर जो पार्टी है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड की वजह से, जिनको कोई मेंटल जो कंडीशन की वजह से दे आर नॉट कैपेबल टू गिव द कंसेंट, उस केस में वो मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी। लेकिन एवरी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द माइंड जो होती है, किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को हम एबनॉर्मेलिटी नहीं बोल सकते कि ये जो है मेंटली जो है इल है। जैसे कुछ सिचुएशंस में हस्बैंड ने ये प्ली ली दैट the girl is suffering from some she's unsound mind, जैसे on the very first night she was feeling drowsy or she was very abnormal in behavior and she was drinking water with turmeric powder and like डिफरेंट सिचुएशन बताएगी जो कि थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर था। लेकिन उस एबनॉर्मल बिहेवियर से कहीं से भी ये प्रूफ नहीं होता कि दैट शी वॉज इनकैपेबल टू गिव द कंसेंट फॉर मैरिज। उसका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसी होनी चाहिए कि शी वॉज नॉट कैपेबल टू गिव द कंसेंट। लेकिन नॉर्मल जो एक जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि डिफिकल्ट कर दे पार्टीज के लिए टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो नॉर्मली लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पार्टी। सो जो हस्बैंड और वाइफ है अगर वो ये एनलमेंट ऑफ एनलमेंट ऑफ मैरिज मांगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऐसी होनी चाहिए दैट party is incapable to give the consent for marriage। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी और पार्टी जो है नल करवा सकती है मैरिज को। जो सेकंड एक और सिचुएशन है जिसमें जो सेक्शन 5 के अलावा सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में जो कि पार्टी में जहाँ पे कि एनल करती है मैरिज, उसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि बोलती हैं कि इवन इफ द मैरिज इज परफॉर्म्ड, अगर ये सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं मैरिज के टाइम पे तो उस केस में भी जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी। जैसे सेक्शन 12 का एक क्लोज फर्स्ट कहता है इफ द हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है उस केस में वाइफ जो है वो डिक्री मांग सकती है एनलमेंट की ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। एंड अनदर जो कंडीशन है दैट इज अगर जो कंसेंट है पार्टी का या गार्जियन का, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका कंसेंट बाय फोर्स और फ्रॉड लिया गया है तो उस केस में कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। एंड उसके बेसिस पे जो पार्टी है, एग्रीव्ड जो पार्टी है जिसका कंसेंट बाय फोर्स एंड फ्रॉड लिया गया है, वो पार्टी जो है कोर्ट जाके एनलमेंट ऑफ मैरिज मांग सकती है, एनलमेंट की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती है।
लेकिन यहाँ पे कंसेंट जो है दैट शुड बी, जो फ्रॉड है वो कैसा होना चाहिए, या तो सेरेमनी से रिलेटेड, जैसे कोई सेरेमनीज और परफॉर्म की गई थी और पार्टी को प्रिटेंड किया गया मैरिज सेरेमनी हो रही है और उनके साथ फ्रॉड किया गया, एक्चुअल में देयर वाज नो मैरिज सेरेमनी एट ऑल, तो यहाँ पे क्या होगा, मैरिज वॉइडेबल होगी। और या फिर कोई और फैक्ट रिलेटिंग टू द मैरिज, कोई फैक्ट और सिचुएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मैरिज के लिए, जैसे कि हस्बैंड की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड है, अगर छोटा मोटा हर शादी में जैसे झूठ किसी ने बोल दिया तो उसको हम फ्रॉड नहीं बोल सकते कि हमने, इसने तो हमें, पार्टी ने तो, या हस्बैंड ने या वाइफ ने तो हमें इस तरीके से ऐसे बताया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। छोटा मोटा जो झूठ होगा उसको हम फ्रॉड नहीं मान सकते, लेकिन अगर वो फ्रॉड ऐसा है, वो झूठ ऐसा है कि अगर पार्टी को वो शादी से पहले पता होता तो शादी ही नहीं हुई होती और पार्टी का कंसेंट ही नहीं होता शादी के लिए। जैसे कि पार्टीज जो हस्बैंड है या वाइफ है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा बताई गई कि वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन शादी के बाद पार्टी को पता चलता है कि ही इज इलिटरेट, या फिर वो तो उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है हायर एजुकेशन की। तो इस केसेस में ये इसको फ्रॉड में आएगा, क्योंकि एक मटेरियल फैक्ट है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है पार्टीज की। टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे कि जो वाइफ थी, जब उनकी शादी होती है तो शादी से पहले शी वॉज मैरिड ट्वाइस और उनके बच्चे भी थे, लेकिन ये जो फैक्ट था, और उनका डिवोर्स हो चुका था उसके प्रीवियस हस्बैंड से, दोनों से। एंड ये बात जो है हस्बैंड को, जो प्रेजेंट हस्बैंड है उनको पता चलती है आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे दिस वॉज अ मटेरियल फैक्ट, और उनको जो ये बात उनसे छुपाई गई थी, एंड अगर हो सकता है ये बात हस्बैंड को, प्रेजेंट हस्बैंड को शादी से पहले पता होती तो मे बी वो मैरिज ही नहीं करते उनसे। तो यहाँ पे ये जो है एक मटेरियल फैक्ट माना जाएगा और पार्टी के पास राइट है अवॉइड करने का मैरिज, और वो एनलमेंट ऑफ डिग्री यहाँ पे ले सकते हैं। थर्ड सिचुएशन जो दी गई है सेक्शन 12 में रिलेटिंग टू एनलमेंट ऑफ मैरिज, वो है कि प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ। अगर वाइफ जो है शी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम समवन एल्स बिफोर मैरिज, तो उस केस में हस्बैंड के पास राइट है कि वो अपनी उनकी मैरिज को एनल करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो 1 ईयर के अंदर जो है कोर्ट के पास जाकर डिक्री के लिए अप्लाई करें, वो एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए 1 साल के अंदर अप्लाई करें। तो लिमिटेशन पीरियड जो है यहाँ पे वो 1 ईयर है आफ्टर मैरिज या डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ। तो उनको यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा दैट जो बच्चा है वो उनका नहीं है, किसी और का है, और इस केस में प्री मैरिज जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से हस्बैंड को राइट मिलता है टू अवॉइड द मैरिज अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, उसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे कि पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड प्रूव करनी पड़ेगी। इफ हस्बैंड इज अगर जो हस्बैंड है, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं ये प्रूव करने में दैट द चाइल्ड इज नॉट हिज चाइल्ड, तो उस केस में कोर्ट जो है उनको एनलमेंट की जो डिग्री है वो पास कर देगी। तो ये कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 12 में। अब सेक्शन 5 में एक कंडीशन और दी गई है जहां पे कि मिनिमम एज ऑफ पार्टीज बताई गई है कि पार्टीज जो हैं उनकी एज होनी चाहिए, जो मिनिमम एज है। जैसे गर्ल के लिए जो मैरिज एज है दैट इज 18 ईयर और बॉय के लिए जो एज है दैट इज 21 ईयर। तो अगर पार्टीज जो है उनकी वो अंडर एज है, तो उस केस में हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा कि वेदर द मैरिज विल बी वॉइड और वॉइडेबल। अगर उनकी मैरिज जो है वो अंडर एज हुई है, 18 साल से वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, तो जहां यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में तो नहीं लिखा कि क्या है, ऑल्दो हिंदू मैरिज एक्ट में जो पार्टीज है, जो एक्ट है माइनर की जो मैरिज होती है, इसको पनिशेबल किया गया है अंडर सेक्शन 18, लेकिन मैरिज का क्या स्टेटस होगा ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 2006, जिसमें ये बोला गया है कि अगर पार्टीज अंडर एज हैं, उनकी एज 18 से और 21 ईयर से कम है, तो उस केस में पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी दे कैन अवॉइड द मैरिज। तो उसके हिसाब से ये जो मैरिजेस होती हैं, जो अंडर एज मैरिजेस हैं, ये मैरिजेस वॉइडेबल हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो है ये मैरिज जो है वैसे वैलिड ही है क्योंकि उसमें मेंशन ही नहीं किया गया है, लेकिन चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट के हिसाब से ये मैरिजेस इनको बोला गया है कि ये मैरिजेस जो है वो वॉइडेबल हैं।
तो ये कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 5 में। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया सेक्शन 5 कंडीशन क्या दी गई हैं, कौन सी मैरिज वॉइडेबल है, कौन सी वॉइडेबल है, और सेक्शन 12 की कंडीशन जहाँ पे कि दिया गया है कि वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी हैं, जिसमें कि 5 के सेक्शन के हिसाब से 12 में बताया गया है कि पार्टीज ईदर पार्टी जो कि पार्टी एग्रीव्ड है उसकी जो है वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट को फॉर द एनलमेंट ऑफ द मैरिज। तो ये सारी कंडीशंस थी वैलिड मैरिज की। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसके अलावा तो जो हमने रिसेंट केसेस हैं जिसमें जो कि मैरिज से रिलेटेड है वो है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जहाँ पे कि कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट है किसी भी पर्सन का अपने पार्टनर को चूज करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।